तहलका 2026 की शुरुआत होते ही मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। अगर भाई, चाचा या पिता बंटवारा नहीं कर रहे हैं फिर भी तुम्हारे नाम हो सकती है जमीन। पूरा प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, आज वर्ष 2026 में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर परिवार, हर मोहल्ले और हर रिश्तेदारों से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है और वह विषय है पैतृक जमीन जायदाद का बंटवारा। हो सकता है कि इस समय आपको इसकी सीधी जरूरत महसूस ना हो, लेकिन 2026 के मौजूदा दौर में यह मामला आपके घर, आपके पड़ोस या आपके गाँव में कभी भी सामने आ सकता है। इसी वजह से आज के समय में इस जानकारी का होना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी बन गया है। यह विषय जितना रोचक है उतना ही पेचीदा भी है, क्योंकि इसमें भावनाएं, रिश्ते और कानून तीनों एक साथ जुड़े होते हैं। इसी कारण मैंने कोशिश की है कि इसे सरल भाषा में, कम समय में, लेकिन पूरी स्पष्टता और विस्तार के साथ समझाया जाए ताकि किसी को भी समझने में कठिनाई ना हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अक्सर देखा जाता है कि परिवारों में चाचा, ताऊ, पिता और अन्य सदस्य मिलकर वर्षों से संयुक्त संपत्ति का उपयोग करते आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बंटवारे की बात सामने आती है तो कोई ना कोई व्यक्ति उसे टालने लगता है। कोई यह कह देता है कि वह बाहर शहर या राज्य में रहता है, कोई समय की कमी का बहाना बना लेता है और कभी कभी तीसरा या चौथा सदस्य तैयार होता है। जबकि सच्चाई यह है कि लिखित बंटवारा कराने के लिए वर्ष 2026 में भी वही तय और कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसके तहत ब्लॉक, तहसील या अंचल कार्यालय में जाकर आवश्यक कार्यवाही पूरी करनी होती है। तभी जाकर संपत्ति का सही और वैध विभाजन संभव हो पाता है। आमतौर पर पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में यह मान लिया जाता है कि जब तक सभी हिस्सेदार साथ उपस्थित ना हो और खुलकर सहमति ना दें तब तक बंटवारा संभव ही नहीं है। और हकीकत में यही वह बिंदु बन जाता है जहां अधिकतर परिवारों की प्रक्रिया सालों तक अटकी रहती है। समय गुजरता रहता है लेकिन ना जाने जमीन का बंटवारा कब होता है और न ही किसी वारिस को अपने हिस्से का स्पष्ट अधिकार मिल पाता है। इसी उलझन और असमंजस के बीच एक बेहद जरूरी और व्यवहारिक सवाल जन्म लेती है कि अगर बाकी वारिस सहयोग करने से इनकार कर रहे हो तो क्या कोई एक अकेला उत्तराधिकारी कानूनी रूप से केवल अपने हिस्से को अपना नाम दर्ज करवा सकता है? और अगर पूरा खानदान जानबूझकर बंटवारे से मना करे या लगातार टालमटोल करता रहे तो वर्ष 2026 में लागू कानून ऐसे व्यक्ति को कौन कौन से वैधिक अधिकार और कानूनी रास्ते प्रदान करते हैं? इन्हीं अहम सवालों का ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बिना किसी भ्रम और घुमाव के यह समझाने वाला हूं कि क्या केवल अपने हिस्से को अलग करवाना संभव है और जब परिवार का साथ ना मिले तब व्यक्ति को किस तरह से सोचकर आगे बढ़ना चाहिए और किन कानूनी कदमों के जरिए अपने अधिकार सुरक्षित किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी विनती है, क्योंकि इस विषय से जुड़ी सटीक जानकारी जुटाने, कानूनी प्रक्रियाओं को समझने और उन्हें वर्ष 2026 के अनुसार आसान शब्दों में आपके सामने रखने में काफ़ी मेहनत और समय लग गया है। इसलिए आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि जमीन, जायदाद और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े ऐसे जरूरी और काम के वीडियो भविष्य में आपसे छूट ना पाए। अब आइए बिना किसी देरी के इस विषय को सरल तरीके से समझना शुरू करते हैं और पूरी सच्चाई को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अब जरा यह स्थिति कल्पना में लाइए कि आपके परिवार में भाई, चाचा या खानदान के अन्य सदस्य हैं जिनके साथ आपकी पैतृक या संयुक्त संपत्ति चलती आ रही है और कागजों में वह अब तक पूरी तरह विभाजित नहीं हुई है। आमतौर पर यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि अधिकतर मामलों में पूरा परिवार एक साथ बंटवारे के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि कोई खुलकर मना कर देता है तो कोई टालने की नीति अपना लेता है। लेकिन आप चाहते हैं वर्ष 2026 में कम से कम अपना कानूनी हिस्सा अलग कराकर अपने नाम सुरक्षित करा लिया जाए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जमीन पहले आपके दादा के नाम पर थी, फिर वह पिताजी के नाम पर आई और अब मौजूदा स्थिति में चारों भाइयों के बीच बराबर हिस्से की हकदार है। अब उलझन यह खड़ी हो जाती है कि अगर बाकी तीनों भाई इस बंटवारे के लिए राजी नहीं होते या फिर केवल 2 भाई ही अपना हिस्सा अलग कराना चाहते हैं तो ऐसे हालत में आगे क्या रास्ता अपनाया जाए। यही वह बिंदु है जहां से अधिकांश परिवारों में विवाद जन्म लेता है और मामला सालों तक लटकता चला जाता है। समय के साथ स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि जब बंटवारा नहीं होता है तो अक्सर कोई एक दबंग चालक या प्रभावशाली सदस्य मौके का फायदा उठाकर संपत्ति के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लेता है। कई मामलों में बिना किसी को बताए मकान खड़ा कर लिया जाता है, कहीं खेत के बड़े हिस्से पर एक तरफा कब्जा कर लिया जाता है और धीरे धीरे बाकी वारिसों के अधिकार कमजोर पड़ते चले जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे हालात में समय रहते सही कानूनी जानकारी होना और अपने हिस्से को सुरक्षित करने की प्रक्रिया समझना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि भविष्य में पछतावा और बड़े विवाद से बचा जा सके। जब तक वर्ष 2026 में आप समय रहते ठोस कदम नहीं उठाते तब तक पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आगे बढ़ पाना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसे संपत्ति पर परिवार के हर सदस्यों का कानूनी अधिकार होता है और लापरवाही का फायदा अक्सर दूसरे लोग उठा लेते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में यह चाहते हैं कि आपके हिस्से पर आपका हक मजबूत और सुरक्षित हो जाए तो आपको भावनाओं के बजाय सही और वैधिक प्रक्रिया को अपनाना ही होगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले उस जमीन में खतियान निकलवाने से होती है जिस पर बंटवारा किया जाना है। खतियान से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जमीन वर्तमान में किसके नाम पर दर्ज है और उसका आधिकारिक रिकॉर्ड क्या है। इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से खाता नंबर
और खसरा नंबर डालकर प्राथमिक जानकारी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वास्तविक और प्रमाणिक खतियान वर्ष 2026 में भी केवल रजिस्ट्री कार्यालय से ही मान्य माना जाता है। यानी आपके जिले में जिस कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री होती है वहाँ जाकर आपको खाता और खसरा नंबर प्रस्तुत कराना होता है। वहीं से आपको खतियान की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करानी होती है। इस प्रति पर संबंधित अधिकारी की मोहर और हस्ताक्षर होते हैं और यही दस्तावेज कानूनी रूप से वैध माना जाता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण कदम पंचायत स्तर पर एक और जरूरी कार्य पूरा करना होता है। ऐसे वंशावली बनवाना कहा जाता है। दोस्तों वंशावली एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से यह प्रमाणित किया जाता है कि आपके दादा से लेकर आपके पिताजी और आप तक संपत्ति के असली वारिस कौन कौन है और इसी के आधार पर आगे की पूरी बंटवारे प्रक्रिया कानूनी रूप से मजबूती बनती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि आपके दादा के 2 बेटे थे और उनमें से एक आपके पिताजी थे और अब आपके पिताजी के 4 बेटे हैं, तो इस पूरे सिलसिले को वंशावली में विस्तार से दर्ज किया जाएगा ताकि पूरी कड़ी साफ साफ दिखाई दे कि दादा की संपत्ति में पिताजी का कितना हिस्सा था और उस हिस्से में वर्तमान में 4 भाइयों का बराबर हक है। यानी अब यह सुनिश्चित हो जाता है कि कौन कितना हकदार है और किसी के अधिकारों में कोई संदेह नहीं रह जाता है। यह वंशावली पंचायत स्तर पर वर्ष 2026 के अनुसार पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, प्रधान या पंचायत अध्यक्ष के आधिकारिक लेटर हेड पर तैयार कराई जाती है और उस पर उनके हस्ताक्षर और मुहर होती है, जिससे यह पूरी तरह कानूनी और वैध दस्तावेज बन जाता है जो आगे की संपत्ति विभाजन की प्रक्रिया में आधार के रूप में काम आता है। अब जब आपके पास खतियान और वंशावली दोनों दस्तावेज प्रमाणित रूप से मौजूद हो जाते हैं तभी आप अगले कदम की तरफ बढ़ सकते हैं, जो है राजस्व विभाग के कर्मचारी या पटवारी से संपर्क करना। ध्यान रहे कि विभिन्न राज्यों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं उन्हें पटवारी कहा जाता है और कहीं राजस्व कर्मचारी या जमीन अधिकारी। और इस संपर्क में आपको अपने सभी दस्तावेज पेश करने होते हैं और स्पष्ट रूप से बताना होता है कि आपके पिताजी के नाम पर जो हिस्सा दर्ज है उसमें से आप वर्ष के अनुसार अपना हिस्सा अलग कराना चाहते हैं ताकि वो हिस्सा आपके नाम कानूनी रूप से दर्ज हो सके और भविष्य में किसी भी प्रकार की विवाद या गलत कब्जे से बचा जा सके। यह प्रक्रिया जितनी सावधानी से और सही क्रम में पूरी की जाती है उतना ही आपके अधिकार सुरक्षित और स्पष्ट बनते हैं, जिससे परिवार में किसी भी तरह के मतभेद या गलतफहमी का खतरा कम हो जाता है और संपत्ति का बंटवारा पूरी तरह वैध और पारदर्शी तरीके से हो पाता है। यदि आपके मामले में पटवारी स्तर पर या स्थानीय राजस्व कर्मचारी के माध्यम से काम पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि वह प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाई या विवाद बचा हुआ है तो अगला महत्वपूर्ण कदम है तहसील या अंचल कार्यालय जाकर वैधिक कार्रवाई कराना। तहसील में इस प्रक्रिया के लिए आपको सर्किल ऑफिसर या तहसीलदार को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होता है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि आपके पिताजी के नाम पर यह पैतृक संपत्ति दर्ज है, इसमें 4 भाई वारिस हैं और वर्तमान में बाकी भाई बंटवारे के लिए सहमति नहीं दे रहे हैं। इस आवेदन के साथ आपको अपने पास मौजूद सभी प्रमाणित दस्तावेज जैसे खतियान, वंशावली और अपना पहचान पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। इसके बाद तहसीलदार इस मामले पर पूरी जांच के आदेश जारी करेंगे और राजस्व कर्मचारी जमीन पर जाकर सर्वे करेंगे, नक्शा तैयार करेंगे और स्थिति का निरीक्षण करेंगे कि किस हिस्से पर किसका कानूनी हक बनता है। इस दौरान अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि रास्ता किस ओर से निकलेगा, किस हिस्से में कोई निर्माण मौजूद है और सभी वारिसों को बिना विवाद के बराबर का हिस्सा कैसे दिया जा सकता है। ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि अधिकारी केवल कागजात की जांच नहीं करते बल्कि मौके पर जाकर जमीन की वास्तविक स्थिति का आकलन भी करते हैं। यदि कोई भाई इस समय बाहर नौकरी करता है या मौजूद नहीं है तो उसकी पत्नी, बच्चे या कानूनी प्रतिनिधि से लिखित सहमति ली जाएगी और कई मामलों में वर्ष 2026 में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से भी उनकी पुष्टि कराई जाती है ताकि प्रक्रिया वैध, पारदर्शी और सभी पक्षों के लिए सुरक्षित बनी रहे और अंत आपका हिस्सा कानूनी रूप से आपके पास आपके नाम दर्ज हो सके। जब पूरी जांच और सर्वे पूरी तरह से संपन्न हो जाता है और अधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि आप वास्तव में संपत्ति के कानूनी वारिस हैं, तब तहसीलदार से आपके नाम पर आपका अलग हिस्सा दर्ज कराने का आदेश जारी किया जाता है। इसके साथ ही आपको इसकी रसीद भी मिल जाती है और जमाबंदी आपका नाम वैधिक रूप से दर्ज हो जाता है। लेकिन दोस्तों यह एक बेहद महत्वपूर्ण और अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली बात है कि यदि जमीन अभी भी आपके दादा के नाम पर दर्ज है और पिताजी और चाचा जी के बीच बंटवारा पहले से नहीं हुआ है तो सीधे आपके और आपके भाई के बीच बंटवारा संभव नहीं है। पहले दादा की संपत्ति का बंटवारा उनके पुत्रों यानी आपके पिताजी और चाचा जी के बीच होना अनिवार्य है और केवल उनके बाद पिताजी के हिस्से को आगे 4 भाई में बराबर बांटा जा सकता है। यानी पैतृक संपत्ति बंटवारा हमेशा क्रमबद्ध और स्तरबद्ध तरीके से होता है। पहले बड़े स्तर पर दादा से उनके पुत्रों का और फिर उनके हिस्से को अगले स्तर पर बच्चों में वितरित किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई प्रकार की कठिनाइयां सामने आती है। कई बार परिवार के सदस्य सहयोग नहीं करते, कभी कभी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं
लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कभी कभी प्रक्रिया के लिए होने वाले खर्च आपको अकेले ही सहन करना पड़ता है। जबकि यदि सभी भाइयों की सहमति होती तो यह खर्चा साझा किया जा सकता था, लेकिन ऐसे मामले में अक्सर वह सारा बोझ एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, जिससे मानसिक और वित्तीय दोनों तरह की चुनौतियां सामने आती है। और इसी वजह से पूरी प्रक्रिया समय, धैर्य और सही कानूनी मार्गदर्शन मांगती है, ताकि अंत में आपका हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित और वैध रूप से आपके नाम पर दर्ज हो सके। लेकिन यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि यदि आप वर्ष 2026 में तय कानूनी नियमों के अनुसार सही क्रम में आवेदन करते हैं, किसी भी चरण में जल्दीबाजी या गलती नहीं करते हैं और आपके सभी दस्तावेज पूरे प्रमाणित और आपस में मेल खाते हुए होते हैं, तो आपका मामला आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और अंत में आपका हिस्सा विविध रूप से आपके नाम दर्ज हो ही जाता है। क्योंकि कानून पैतृक संपत्ति में हर वैध वारिस को उसका अधिकार दिलाने के लिए बना है, चाहे रास्ता थोड़ा समय लेने वाला क्यों ना हो। अक्सर लोगों को यह प्रक्रिया सुनने में इतनी जटिल और डरावनी लगती है कि वे शुरुआत में ही नहीं कर पाते, जबकि सच्चाई यह है कि 2026 में जब यह स्पष्ट हो जाता है तो यह सवाल अपने आप खत्म हो जाता है कि क्या कोई व्यक्ति अकेला अपना हिस्सा अपने नाम करा सकता है या नहीं, क्योंकि कानून में इसका रास्ता साफ तौर पर मौजूद है। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी मददगार लगी हो और आपको लगा हो कि इससे आपके या किसी और के काम आ सकती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में भी इससे जुड़ी जमीनी जायदाद और अधिकारों की ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद जानकारी आप तक लगातार पहुंचते रहे। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए